राजनीतिक रूप से आप एक ऐसा व्यक्तित्व हैं कि आपने काफी सक्रियता निभाई है। आजकल किस दल की राजनीति में? ना कोई दल है और ना ही अभी कोई दल के लिए कोई उत्सुकता है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार के बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई निरंतर जारी है। किसानों के जिस प्रकार से एमएसपी का कानून नहीं बन पाया, किसानों को भावांतर योजना का भी कोई लाभ नहीं मिला। आप जानते हैं कि किस प्रकार से सरसों को लूटा जा रहा है। आज उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 रुपये है, परंतु कोई खरीदार नहीं है। और इसी प्रकार से आप देखते होंगे मंडी में जाकर के कि किसानों ने अभी इन दिनों जो मटर पैदा की थी, टमाटर पैदा किए, गोभी पैदा की, प्याज पैदा किया, उसका कोई भी मूल्य नहीं मिला। यानी कि किसानों के अनेकों मुद्दे हैं और आम जनता की भी बहुत लड़ाई है। हरियाणा प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बना है। आज 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार का कानून इन्होंने कहा था कि स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलेगी, वो भी ठंडे बस्ते में रख दिया है। और हरियाणा प्रदेश के नौजवान बेरुख होकर के डोंकी वीजा लेकर के जान हथेली पे रख करके 7 समुद्र पार जाकर के जीविका उपार्जन की सोच लेकर के बैठ गए हैं और विदेशों में जा रहे हैं। चाहे वो अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, इंग्लैंड जाएं, वो हरियाणा प्रदेश से नौजवान यहां का बेरुख हो गया है। आज इस प्रकार के बहुत से मुद्दे हैं कि अग्निवीर योजना ऐसी योजना चलाई है जो ग्रामीण अंचल में बसने वाले शहर के लोगों को जिस प्रकार से मिलिट्री में सुविधाएं मिलती थी उनसे भी वंचित कर दिया गया। ना पेंशन मिलेगी, ना उनको कोई हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी और ना ही कैंटीन से उनको कोई सामान सस्ता मिलेगा। यानी कि फौज को भी ठेके पे दे दिया गया है। देश के लोगों ने 75 वर्ष में बहुत कुछ जोड़ा था, चाहे देश का कोई भी प्रधानमंत्री रहा, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही, किस प्रकार से हमने हवाई अड्डे बनाए थे, हमने रेलें बनाई थी, रेलवे स्टेशन बनाए थे। आज ये सरकार उन सब को बेच रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे पोर्ट हो और चाहे हवाई अड्डे हों, और अडानी और अंबानी को प्रफुल्लित कर रही है। अब 20 लाख करोड़ रुपए का जिस प्रकार का अडानी का आप सब ने अखबारों में भी और पार्लियामेंट नहीं चली, ये देखा होगा कि किस प्रकार से ये घोटाला हुआ है कि एसबीआई और एलआईसी का भी पैसा उसमें गया है और उसको दबाने के लिए सरकार आज देश की संसद को भी नहीं चलने दे रही। भारतीय जनता पार्टी घपले और घोटालों की पार्टी बनकर के रह गई है। माजरा जी, मैं आपका जब एक तरह इंट्रोडक्शन दे रहा था अपने दर्शकों को, वैसे तो आप इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, तब एसवाईएल, हरियाणा की अलग राजधानी चंडीगढ़ 1986-87 का जिक्र कर रहा था। वो मुद्दे आज भी ज्वलंत हैं। हाई कोर्ट की अलग मांग, हरियाणा के ये मुद्दे 4 दशक से ऐसे कैसे पड़े हैं। कई दल आए और कई गए। बहुत दल आए, बहुत गए, बड़े युद्ध हुए, बहुत लड़ाइयां लड़ी गई, जेलों में भी गए, परंतु ये लोग कहते हैं हमने बड़ा परिवर्तन कर दिया, व्यवस्था बदल दी। मैं समझता हूं कि इन्होंने 8 साल में कोई व्यवस्था नहीं बदली। हरियाणा प्रदेश आज एक ऐसा सूबा है जिसके पास अपनी राजधानी नहीं। आज हरियाणा प्रदेश एक ऐसा ही सूबा है जिसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं। लंबे समय से हरियाणा प्रदेश के लोगों को 800 करोड़ रुपए से बनी सतलुज यमुना लिंक नहर भी आज खाली पड़ी है। बार बार कहते हैं हमने मीटिंग करी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब फिर से कह दिया कि हम दोनों राज्य आपसी सहमति से नहीं इसको सुलझा सकते, सुप्रीम कोर्ट ही इसको बनवाए। आज भी वो मामले यूं के यूं लंबित हैं, मुंह बाएं खड़े हैं। बल्कि 1-2 मामला और नहरों के मामले में कहना चाहता हूं कि दादू पर नड़वी नहर रिचार्ज बोर के लिए खोदी गई थी। इस सरकार ने तो उसको भी बंद कर दिया। हांसी बुटाना नहर में भी कोई पानी की एक टोपा भी नहीं आया। और ये एक बहुत बड़ा घपला है कि जमुना की कैपेसिटी बढ़ाने के नाम पे या और डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पानी की उपलब्धता है नहीं। आप ने इन मुद्दों को लेकर के आज हरियाणा प्रदेश के लोग चिंतित हैं कि आखिर सरकारें आती हैं सतलुज यमुना लिंक नहर का नाम लेकर के,
सरकारें बनती हैं अलग से राजधानी के लिए, सरकार बनती है अलग से हाईकोर्ट के लिए, और फिर बाद में इसको भुला दिया जाता है। तो इसके लिए कसूरवार कौन है? मैं इस बात के लिए विशेष तौर से सरकार जो आज वर्तमान में है इसको ही जिम्मेवार मानता हूं कि इन्होंने कोई भी कदम हाई कोर्ट के लिए नहीं उठाए, क्योंकि पहली सरकार फिर भी अलग से बेंच बनाने की सोच करती थी। उन्होंने प्रयास भी किए, कोई कानूनी अड़चने आ गई थी जिसकी वजह से नहीं बन पाया था, और आज फिर इसी प्रकार की अड़चने सतलुज यमुना लिंक नहर पे ये आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से समय भी नहीं ले सके। आज की सरकार के मुखिया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से इस नहर के लिए कोई समय 8 वर्ष में नहीं ले सके। अलग विधानसभा तो हरियाणा की बनाने की तैयारी हो रही है, अभी वो भी खतों किताब में है। मैं उसको गहराई से जानता हूं उस मुद्दे पे। आप ये देखेंगे अलग से बजट भी रख दिया गया है कि उसको बनाया जाएगा। अभी जमीन ही नहीं तो बजट का क्या। यूं तो 100 करोड़ रुपए सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए भी रखे गए हैं। जब सतलुज यमुना लिंक नहर के कोई किसी प्रकार का फैसला इस पे हुआ नहीं बनाने का, और कैसे 100 करोड़ रुपए रखने का, तो लोगों के साथ धोखा है। मैं समझता हूं चंडीगढ़ में जिस प्रकार से जमीन का इन्होंने कहा कि हस्तांतरण करवाएंगे और हम ले लेंगे, करवा देंगे, इसी बात पे चल रही है। अभी तक राजधानी बनाने का या सेक्रेटेरिएट बनाने का, सचिवालय बनाने का कोई, मैं नहीं समझता कोई इन्होंने इसमें ठोस कदम उठाया। माजरा जी, एक आपने शुरुआती सवाल के जवाब में जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, कबूतरबाजी का शिकार हो रहे हैं, उस तरफ इशारा किया था कि क्यों भाग रहे हैं बाहर। वो इसलिए भाग रहे हैं कि आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा है। यहां पे हम कर्जा लेने में सबसे आगे हैं और लोगों को सुख सुविधा देने में सबसे पीछे हैं। आज हरियाणा नागरिक सुरक्षा में निचले पायदान पाया। आज विदेशों में जो हमारे नौजवान जा रहे हैं, डोंकी वीजा नंबर 2 में जाते हैं और वो जान हथेली पे रख के जाते हैं। रास्ते में बहुत से अपनी जिंदगी भी खो बैठते हैं। और ये बीच में आपने ठीक सवाल किया है कि कबूतरबाजी का शिकार हो जाते हैं। हमने कानून भी बनाया कबूतरबाजी ना हो। हमने अपनी भी प्लेसमेंट की एक संस्था खड़ी करी थी कि उसके माध्यम से ही विदेशों में भेजा जाएगा, रोजगार दिए जाएंगे, परंतु इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया और कबूतरबाजी निरंतर हो रही है। बल्कि अब तो आम बात होगी। पहले तो थोड़ा बहुत एक्शन हो जाता था, अब तो लूटने में दलाल लगे हुए हैं और वो निरंकुश हैं। किसी प्रकार से दफ्तर खोले बैठे हैं और लोगों को 50-50 लाख रुपए में नौजवानों को लूटा जा रहा है और कबूतरबाजी पे कोई रोक सरकार लगा नहीं सकी। माजरा जी, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं। अगले चुनाव मिशन 2024 बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी सब अभी से तैयारी में है। कौन से मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? विशेष तौर से सबसे ज्यादा मुद्दे हरियाणा प्रदेश के लिए और देश के लिए महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, और हरियाणा प्रदेश में तो जो इनकम्बेंसी फैक्टर है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को बने आज 8 साल हो गए हैं, तो इनके खिलाफ तो जनक्रोश है। आप इस जनक्रोश को देखोगे तो ये जब जाकर के कोई जलसा, रैली, जलसे, जुलूस करते हैं, इनकी सभाओं में लोग आना छोड़ गए हैं। इनके ही खिलाफ जनक्रोश है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के खिलाफ। जेजेपी के लोगों ने आंखों में धूल झोंक करके सत्ता बनाई। इन्होंने कहा 75 पार। जब उनकी मेजोरिटी नहीं बनी बीजेपी की तो इन्होंने कहा जेजेपी वाले ने इनको कर देंगे जमुना पार, और बाद में दोनों हमजोली हो गए। ये ठगबंधन है। और इन्होंने किस प्रकार से, कोरोना काल था, ना कोरोना काल में दवाइयां थी, ना रेमडेसिविर थी, ना बेड थे और ना कोई स्टाफ नर्स थी। ऐसे कोरोना काल में इन्होंने शराब बेची और शराब घोटाला हुआ। ऐसे कोरोना काल में रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ। हरियाणा प्रदेश के लोगों को लूटा जा रहा है, शराब घोटाला हुआ। और इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको कोई शर्म नहीं है इस बात की कि बेरोजगारों को इन्होंने बकाया था कि भाई हम एक ऐसा कानून बनाएंगे कि लगने वाली हर फैक्ट्री में 75% हरियाणा के होंगे, वो भी ठंडे बस्ते में, वो भी नकली बात। बुजुर्गों को कहा था 5100 रुपए पेंशन होगी, वो भी नकली बात। और इन्होंने तो दादा ही नकली बना लिया जेजेपी वालों ने।
और ये जा करके